हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अपने होम मैनेजमेंट के पार्ट से ऊर्जा व्यवस्थापन और कार्य सरलीकरण के बारे में। ऊर्जा व्यवस्थापन हमारा एनर्जी मैनेजमेंट है और कार्य सरलीकरण इसे हम वर्क सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है इस टॉपिक से। अगर आपने प्रीवियस की 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको पहले चेक कर लें, जिससे आप वीडियो के फ्लो को समझ पाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विश्राम काल की, यानी कि रेस्ट पीरियड, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक से बचा हुआ टॉपिक है। तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट्स के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बेसिकली 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है कि कुल कार्य समय का 57% यानी कि 57% समय विश्राम करना चाहिए। जैसे कि आप हमारा रेस्ट पीरियड बेसिकली होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जब हमारा वर्कलोड चल रहा है, हैवी हो गया है, तो हमें एक उसके बाद में हमें एक रेस्ट पीरियड चाहिए होता है। एक पीक लेवल के बाद हमें आराम की आवश्यकता होती है। तो उसी बारे में कहा गया है कि आपका जितना भी कुल कार्य समय है, जैसे कि आप पूरे ही दिन में 100 मिनट का काम करते हैं, तो 100 मिनट के काम के साथ में उसमें आपको 57% आपको रेस्ट करना है, यानी कि आपको 57 मिनट्स आपको रेस्ट करना है। 100 मिनट्स अपने वर्क किया है तो आप 57 मिनट्स विश्राम करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है कि हमारे को कुल समय का 57% विश्राम करना चाहिए। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा है कि मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक 40 मिनट पर 2 मिनट का विश्राम लेना चाहिए। यानी कि आप अगर मेंटल वर्क करते हैं, आप कंप्यूटर पर बैठ कर काम कर रहे हैं, आप स्टडीज कर रहे हैं, तो हर 40 मिनट पर आप 2 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। ये आपको, अगर आप लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं तो आपको यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलता है 40 to 50 मिनट्स का आपका एक लेक्चर होता है। उसके बाद आपको एक लेक्चरर आते हैं, दूसरे जाते हैं, उसमें के बीच में आपको 5 मिनट का गैप मिल जाता है। तो ये गैप जो होता है वो आपका रेस्ट पीरियड होता है, आपका विश्राम का काल होता है, जिससे आप अपनी एनर्जी को रिगेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है थर्ड पॉइंट हमारा, कि हर भारी काम के बाद हल्का काम और हर नीरस काम के बाद में रुचिकर काम करना चाहिए। मतलब भारी काम, जैसे कि आप अपने आप मॉपिंग करके उठे हैं, तो मॉपिंग करने के बाद आप अपने यूटेंसिल्स को क्लीन कर सकते हैं अपने डिश वॉशर में, या फिर आप अपनी वॉशिंग मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं कपड़े धोने के लिए। तो इस तरीके से भारी काम के बाद आप हल्का काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है नीरस काम के बाद रुचिकर काम, यानी कि बोरिंग वर्क के बाद में एक इंटरेस्टिंग वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपके बच्चे को पढ़ाई करना कम पसंद है, तो वो उसके लिए एक बोरिंग काम है। उसके बाद में आप उसको एक इंटरेस्टिंग वर्क दे सकते हैं। जैसे कि उसको अगर टेलीविजन देखना पसंद है, तो आप उसको 15 मिनट्स के लिए आप कोई कार्टून लगाकर दे सकते हैं, या फिर आप उसको कुछ खाने को पसंद है तो आप उस बच्चे के फेवरेट चीज बनाकर उसको दे सकते हैं। तो एक बोरिंग वर्क के बाद में एक इंटरेस्टिंग वर्क बच्चे के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद है, आप अपनी बॉडी का जो पोस्चर है उसको भी चेंज करके आप रेस्ट ले सकते हैं। जैसे कि आप बहुत देर से खड़े हुए हैं, आप पढ़ा रहे हैं रेगुलरली कंटिन्यूसली, तो आप थोड़ी देर 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। इससे आपकी बॉडी का पोस्चर चेंज होगा और आपको रेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फटीग के बारे में, जिसे हम हिंदी में थकान कहते हैं। तो थकान के प्रकार 2 होते हैं, शारीरिक थकान और मानसिक थकान। शारीरिक यानी कि फिजियोलॉजिकल फटीग, और मानसिक यानी कि साइकोलॉजिकल फटीग। फिजियोलॉजिकल फटीग क्या होती है? जब हमारी मांसपेशियां कार्य करने के दौरान शरीर में उपस्थित ईंधन यानी कि फ्यूल का उपयोग कर ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं, तब हमारी बॉडी में थकान होने लगती है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो उपस्थित होता है ग्लाइकोजन, हमारी बॉडी में उपस्थित ग्लाइकोजन जो है वो यूज होने लगता है, और हमारी बॉडी में स्टोरेज कम होने लगती है, और साथ में ही हमारी जो मांसपेशियां हैं वो रेगुलर वर्क कर रही होती हैं, वर्किंग मोड में होती हैं। और मांसपेशियां कार्य करने के दौरान ब्लड में ऑक्सीजन, O2 यानी कि ऑक्सीजन और ग्लाइकोजन को संयोजित करती हैं और ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। हमारे जो ब्लड के थ्रू ही तो हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स वगैरह सभी चीजें पास होती हैं हमारी एनर्जी के बॉडी के हर पार्ट तक, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो ब्लड में ऑक्सीजन और ग्लाइकोजन जो है वो क्लब हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और लास्ट में ये एक लैक्टिक एसिड फॉर्म करते हैं, जो कि खट्टा पदार्थ होता है, जो कि फर्मेंटेशन के लिए हेल्पफुल होता है, जो दही जमाने के लिए यूज किया जाता है। तो यही हमारी बॉडी में फॉर्म होने लगता है जब हम बहुत देर तक काम करते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा जैसे ही कम होने लगती है और हम रेगुलरली वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जो ग्लाइकोजन है
वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। आप इस चीज को अभी मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि आप इस चीज को इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। जो हमारा ग्लूकोज बनता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हमारा जो ग्लूकोज फॉर्म होता है ग्लाइकोजन से, जो हमारी बॉडी में स्टोर था ग्लाइकोजन उससे, तो अब हमारी बॉडी में पायरुवेट बनता है। पायरुवेट जो है वो हमारी बॉडी में फर्मेंटेशन करता है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जब कमी होने लगती है तो अब हमारे को लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगता है हमारी बॉडी में। हमें ये याद रखना है। ये दोनों जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं हमारे लैक्टिक एसिड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड, जो दोनों व्यर्थ पदार्थ होते हैं जो कि हमारे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी में डेवलप हुए थे, ये हमारी बॉडी में लगातार शारीरिक कार्य करने की जो क्रिया होती है उसमें हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि ये इंटरप्ट करते हैं हमारे रेगुलर वर्क को हमारी बॉडी में, क्योंकि थकान पैदा करने लगते हैं। ये शारीरिक स्थिति थकान की अवस्था कहलाती है, इसे हम थकान कहते हैं। यानी कि जब ये दोनों चीजें जब हम थक रहे हैं इसका मतलब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में बन रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम मानसिक थकान के बारे में। मानसिक थकान जब हम बहुत देर तक किसी कार्य को लगातार कर रहे होते हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, हम रेगुलर पढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी हमें शारीरिक थकान की जगह पर मानसिक थकान होने लगेगी। मानसिक थकान में हमें दो तरीके की थकान हो सकती है, या तो आपको बोरियत यानी कि बोर्डम होने लगेगा, या फिर भग्नाशा यानी कि आपको फटीक नहीं, भग्नाशा आपका होता है भग्नाशा को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका इंग्लिश टर्म लिखकर आपको बता दूंगी कि भग्नाशा का क्या मतलब होता है। तो आपको ये आप अगर मानसिक थकान के बारे में पूछा जाए तो आप बोरियत और भग्नाशा को बताएंगे। बोरियत आपका बोर्डम होता है और भग्नाशा को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। तो उसके बाद में हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, यानी कि हमें अगर अपनी एनर्जी को मैनेज करना है, उसको सही तरीके से काम करना है, तो हमारे क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या तत्व हो सकते हैं जिनके द्वारा हम अपनी ऊर्जा का व्यवस्थापन कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली हम 3 एलिमेंट्स की बात करेंगे जो कि हमारे ऊर्जा व्यवस्थापन में कार्य करते हैं। पहला है वर्क, यानी कि हमारा कार्य। हम अपने कार्य को इस तरीके से मैनेज करें, इस तरीके से उसको अरेंज करें कि हल्के काम, भारी काम के बाद हल्का काम और बोरिंग वर्क के बाद में इंटरेस्टिंग वर्क, इस वाले अगर हम प्रिंसिपल पर वर्क करेंगे तो हमारा जो वर्क है वो इफेक्टिवली होगा और हमारे बॉडी में बोर्डम कम होगा, फटीग कम होगी। फिर उसके बाद है वर्कर। फिर उसके बाद वर्कर जो है, वर्कर के अंदर सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, वो अंदर से एंथुजियास्टिक होना चाहिए, यानी कि ऊर्जा से भरा हुआ होना चाहिए और उसको उस वर्क को करने का इंटरेस्ट होना चाहिए और आइडिया होना चाहिए कि हमें वर्क किस तरीके से करना है। इन चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं कि हमें क्या चीजें जल्दी थका देती हैं, तो वो सारी हमारी जो सिम्टम्स थे, जो सारे हमारे रीजंस थे, वो नहीं होने चाहिए वर्कर के आसपास। फिर उसके बाद है हमारा वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में आपकी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, नेचुरल लाइट होनी चाहिए, आपके जो स्पेशियस होना चाहिए, बहुत ज्यादा वहां पर गंदगी ना हो आसपास, बहुत शोर ना होता हो, तो ये सारी चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। तो यानी कि 3 एलिमेंट्स जो है वो हमें एनर्जी मैनेजमेंट में काम करते हैं। पहला है हमारा वर्क, दूसरा है हमारा वर्कर और तीसरा है हमारा वर्क प्लेस। जब ये तीनों ही मेंटेन रहते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो एनर्जी का हास नहीं होता, यानी कि ऊर्जा का हास नहीं होता अननेसेसरी, और हमारे जो वर्क है वो उसमें हमें ज्यादा पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन के बारे में, यानी कि कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण जो है काफी इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है हमारे होम मैनेजमेंट में, हमारे एनर्जी मैनेजमेंट के लिए, जिसको हम आज हम पढ़ेंगे इसकी बेसिक और ग्राउंड लेवल नॉलेज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल जो हमारे इसके सिद्धांत और ये सारी चीजें दी हुई हैं कि हमें किस तरीके के रूल्स फॉलो करने चाहिए, उनके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले हम बात करते हैं कि वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या है। वर्क सिंप्लीफिकेशन बेसिकली आपका टाइम और एनर्जी
के कंजप्शन को कम करने की प्रोसेस है। यानी कि आप अपने काम को इस तरीके से करें जिसमें कम तो ऊर्जा लगे और कम शक्ति लगे। इन दोनों को जब हम कम कर देंगे तो हमारा वर्क भी अच्छा हो और हमारे पास ज्यादा टाइम बचे, हमारे पास ज्यादा एनर्जी बचे बाकी कामों को करने के लिए। तो हमारी वर्क सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस होती है। कार्य करने की ऐसी वैज्ञानिक जांच करना जिससे अधिकतम कुशलता प्राप्त की जा सके। यानी कि हम कुछ एक ऐसी इतनी इफेक्टिव मेथड को सर्च करें जिससे हम अपने वर्क को बहुत अच्छी तरीके से कर सकें और हमारी को उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, हमारा टाइम भी कम वेस्ट हो, हमारी एनर्जी भी कम वेस्ट हो। जैसे कि अब अगर हम बात करें वॉशिंग मशीन की, तो वॉशिंग मशीन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हमें कपड़े नहीं धोने पड़ रहे हाथ से, हमारे समय बच रहा है, हमारी ऊर्जा बच रही है और हमारे कपड़े धुलकर हमारे पास में आ रहे हैं। हमारा मिक्सर ग्राइंडर इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमें चटनी पीसने के लिए सिलबट्टे का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है, हमारी ऊर्जा बच रही है, हमारी समय बच रहा है और हमारा काम भी हो रहा है। साथ में आपका वैक्यूम क्लीनर भी इसी का उदाहरण है कि आपको बहुत ज्यादा माइन्यूट जो डस्टिंग है वो अपने हाथ से नहीं करनी पड़ रही है और आप आसानी से अपना काम कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से और भी वैज्ञानिक जांच कर और भी ज्यादा उसमें रिसर्चेस कर ऐसी चीजों को डेवलप करना या फिर ऐसी ट्रिक्स को, ऐसी एक्टिविटीज को डेवलप करना जिससे अधिकतम कुशलता प्राप्त हो सके और आपके समय और ऊर्जा का हास भी ना हो। फिर हम देख लेते हैं कुछ परिभाषाओं के बारे में। सबसे पहले हमारी परिभाषा है ग्रॉस एंड कैडल के अनुसार। ग्रॉस एंड कैडल ने कहा है कार्य सरलीकरण में समय और शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया जाता है। यानी कि आपके वर्क सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस में आपके समय और शक्ति दोनों को इंक्लूड कर दिया जाता है, दोनों को कंबाइंड कर दिया जाता है। कार्य सरलीकरण का अर्थ है निर्धारित समय व शक्ति की मात्रा में अधिक कार्य संपादित करना। यानी कि आपके पास टाइम तो उतना ही लिमिटेड हो पर उसमें आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। कार्य की निश्चित मात्रा को संपन्न करने के लिए समय या शक्ति अथवा दोनों की मात्रा को कम करने का प्रयास करना। ग्रॉस एंड कैडल ने कहा है, बहुत इजी लैंग्वेज में उन्होंने समझाया है कि आपका टाइम और आपकी एनर्जी बचानी है, आपके कम समय में ज्यादा काम करने हैं और आपकी दोनों की या तो मात्रा कम करनी है, मतलब या तो शक्ति कम करनी है या फिर समय, या फिर दोनों हो जाए तो और भी अच्छी बात है। इस तरीके से हम अपनी किसी भी टास्क को कंप्लीट करें तो हमारा कार्य सरलीकरण होगा। फिर उसके बाद में ग्रॉस एंड क्रेडल ने कहा है, ग्रॉस एंड क्रेडल ने एक और आपकी परिभाषा दी है, मतलब उसी परिभाषा को इलेबोरेट करते हुए बताया है कि उन्होंने इसमें बेसिकली दो बातों को इंक्लूड किया है ग्रॉस एंड कैडल ने अपनी परिभाषा में, कि या तो निश्चित मात्रा को करने हेतु समय व शक्ति की मात्रा अधिक कार्य संपादित करना, या फिर कार्य की निश्चित मात्रा को करने हेतु समय व शक्ति की कम मात्रा उपयोग करना। दोनों ही स्थिति में कार्य सरलीकरण होता है। या तो आप एनर्जी कम कर दीजिए कि हमारी एनर्जी कम लग रही हो, बेशक टाइम ज्यादा लग रहा हो, या फिर आपका टाइम कम लग रहा हो और एनर्जी ज्यादा लग रही हो, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक चीज भी चलेगी तो भी आपका कार्य सरलीकरण होगा। अगर दोनों चीजें हो रही हैं तो भी आपका कार्य सरलीकरण होगा। फिर उसके बाद है राजमल पी देवदास जी के अनुसार किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। इन्होंने भी सेम बात कही है कि आपका टाइम और एनर्जी कम लगनी चाहिए। फिर निकल और डॉर्सी की बात को देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। वो कहते हैं कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान, सरल, शीघ्र विधि को सचेतता पूर्वक खोज करना। यानी कि एक ऐसे मेथड को सर्च करना जिससे काम सबसे आसानी से हो जाए, सबसे इजी फॉर्म में हो जाए और सबसे जल्दी हो जाए। बहुत इजी लैंग्वेज में इन्होंने बहुत सही बात कही है कि हमारा वर्क सिंप्लीफिकेशन बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स पर वर्क करता है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कार्य सरलीकरण के सिद्धांत क्या है, यानी कि कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन में। बेसिकली 3 आपके जो सिद्धांत है वो फॉलो होते हैं। पहला है समय की बचत। अगर आप इन सारी ही जो डेफिनेशंस हैं इनका जिस्ट देखें तो वो भी यही बात कह रहे हैं कि समय की बचत होनी चाहिए, शारीरिक ऊर्जा की बचत होनी चाहिए, प्लस इसमें एक और चीज आ गई है कि धन की बचत होनी चाहिए, यानी कि आपका पैसा भी बचना चाहिए। कार्य सरलीकरण वो प्रोसेस होती है। एक अध्ययन में ग्रॉस एंड एमर्ट के द्वारा, मतलब एक रिसर्च हुई थी, इसमें ग्रॉस एंड एमर्ट ने ये देखा था कि पालक
पालक और सलाद बनाने की प्रोसेस में उन्होंने ये सर्च किया था कि केवल दाएं हाथ यानी कि आपके राइट हैंड से कार्य करने की अपेक्षा विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा कार्य से 215% समय की बचत होती है अगर आप सिर्फ राइट हैंड से वर्क करेंगे, क्योंकि वो हमारा हैबिचुअल होता है और उसी से हम काम करते हैं। अगर आप लेफ्टी हैं तो बात अलग है, अदरवाइज राइट हैंड से अगर आप वर्क करते हैं तो आपका 215% आपकी टाइम जो है वो सेव होता है। ये हमारी जो रिसर्च थी वो ग्रॉस एंड एमर्ट के थ्रू की गई थी, तो आप इसको याद रखेंगे। आपको रिसर्च ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, और आपको नीचे बहुत सारे नाम दे देंगे, जैसे ग्रॉस एंड कैडल हो गया या फिर आपको ग्रॉस एंड एमर्ट हो गया या कोई भी और नाम दे देंगे, तो आपको उसमें सही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो आपको ये रिसर्च आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद है जो आपकी रसोई होती है, जो आपका किचन होती है वो कई तरीके की होती है, जैसे कि एल शेप, यू शेप, या फिर सिंगल स्लैब होती है आपकी, या फिर आपकी जी शेप होती है। तो इन्हीं में सबसे ज्यादा बेस्ट जो होती है आपकी वो यू शेप वाली किचन जो है वो बेस्ट होती है, सर्वोत्तम होती है, हमें ये याद रखना है। तो चलिए हमारी वीडियो होती है यही एंड। आज के टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। कल हम वीडियो में पढ़ेंगे अपना वर्क सिंप्लीफिकेशन के डिटेल के बारे में, और ज्यादा जो उसमें प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं उनके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।